हेलो जय हिंद साथियों, मैं दिल कुसमेना और आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूँ और उनमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा भी सही। देखो मैंने 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक तो है नाभिका वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। नाभिका वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है? एक तो है नाभिका वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हाफ स्टेडर प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन सेगर चार्ट और नाभिक का स्थायित्व। तो नाभिक का स्थायित्व व ऑन सेगर चार्ट, ये चारों ऐसे क्वेश्चन है जो इन चारों क्वेश्चनों में से कन्फर्म एक क्वेश्चन हर साल आता है। ये जो 4 क्वेश्चन है, एक तो नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, एक हाफ स्टेडर प्रयोग और एक नाभिक का स्थायित्व व ऑन सेगर चार्ट, और एक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल कन्फर्म एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। देखो अभी जो प्रेजेंट टाइम जो वीडियो होगा उस वीडियो में आप लोगों को नाभिक का स्थायित्व ऑन सेगर चार्ट के बारे में कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। और शाम के वीडियो में हाफ स्टेडर प्रयोग के बारे में बता दूंगा और कल के वीडियो में नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण व रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में बता दूंगा। इस तरह से आप लोगों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो अपना टॉपिक है नाभिक का स्थायित्व। नाभिक के स्थायित्व को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक होती है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? एक चीज़ समझो, जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, नाभिक का द्रव्यमान मान लेते हैं 5 मिनट के लिए अपने पास ये कोई नाभिक है। इस नाभिक का द्रव्यमान मान लेता हूँ कैपिटल M है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का जो योग होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। देखो क्या बोला मैंने, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। मान लेते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है Z और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लेता हूँ Mp। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻27 kg, और यही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है, तो दोनों सेम ही लेते हैं हम, 1.672 गुणा 10⁻27 kg, ठीक है। और देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अब मैंने प्रोटॉनों की संख्या को मान लिया Z, अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या A। अब n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर है यहाँ से A माइनस Z आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5 मिनट के लिए बाहर चल जाना, ठीक है 7 दिन। न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई A माइनस Z और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है Mn, दोनों का लगभग समान होता है। ये क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग है ये ZMp प्लस A माइनस ZMn, ठीक है। और नाभिक का द्रव्यमान माना हम लोगों ने कैपिटल M। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग में से यदि नाभिक के द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, और द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा M से दिखाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा
कि नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग लगभग समान आना चाहिए। समान आना चाहिए लगभग क्या? समान आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझो। देखो नाभिक कब बनता है? जब जैसे अपन कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक नाभिक है, एक नाभिक है, ये माने ये कोई नाभिक है, ये 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है इसमें। माना मेरे पास कोई नाभिक है, इस नाभिक में 10 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है। क्या है? 10 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन। अब इन 10 प्रोटॉनों के द्रव्यमान प्लस 10 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग, ये लिख दिया मैंने ऐसे 5 मिनट के लिए। अब ये नाभिक कब बनेगा? ये नाभिक कब बनेगा? जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम एक, ध्यान से सुनेंगे, ये नाभिक कब बनेगा? जब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को हम बाउंडेड स्टेट में लाएंगे। ये नाभिक कब बनेगा? जब इन 10 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉनों को हम बाउंडेड स्टेट में लाएंगे, बद्ध अवस्था में लाएंगे। क्या लाएंगे? बद्ध अवस्था में लाएंगे। तो जब इन 10 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉनों को हम बद्ध अवस्था में लाते हैं तो इस दौरान द्रव्यमान के मान में कमी आती है। द्रव्यमान के मान में कमी आती है, और द्रव्यमान के मान में कमी द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। ने किसके बराबर होती है? द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। ठीक है। अब हमारे पास नाभिकीय बंधन ऊर्जा का एक सूत्र होता है। देखो ए का मतलब क्या है? एनर्जी, और बी का मतलब क्या है? बॉन्डिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? ई बी बराबर डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान क्षति, और सी क्या है? प्रकाश का वेग, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है। क्या है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जो द्रव्यमान क्षति होती है, यदि द्रव्यमान क्षति हम लोगों को AMU में दे रखी है, यदि द्रव्यमान क्षति हम लोगों को AMU में दे रखी है और हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं। देखो द्रव्यमान क्षति यदि हमें AMU में दे रखी है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। देखो यदि द्रव्यमान क्षति हमें AMU में दे रखी है और हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलोगे? एक AMU बराबर होता है 931.5, 931.5। देखो एक मिनट, एक AMU 931.5 बटा सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU बराबर होता है 931.5 बटा सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह द्रव्यमान क्षति है अपने, यह द्रव्यमान क्षति काय में थी? AMU में थी। काय में थी? AMU में। अगर हम इस द्रव्यमान क्षति को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो एक AMU की जगह ये पुट कर दो आप, ने किस क्या पुट कर दो? ये पुट कर दो। ठीक है। तो अपने पास जो द्रव्यमान क्षति है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ने किस में आ जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अब आगे चलते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई? इनको बताने के पीछे का एक रीज़न था कि जो नाभिक का स्थायित्व होता है, नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा के आधार पर बताया जा सकता है। नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा के आधार पर बताया जा सकता है। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। नाभिकीय बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति पर निर्भर करती है। और द्रव्यमान क्षति क्या होती है? अभी आप लोगों को बताया कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। देख जो नाभिक, ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में भी कवर हो गया, यहाँ पर भी कवर हो गया, दो जगह को घेरेगा। तो जो नाभिकीय बंधन, ध्यान से सुनना, नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा के आधार पर समझाया जा सकता है। इन्हें किसके आधार पर समझाया जा सकता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा के आधार पर समझाया जा सकता है। अब ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? सीधी भाषा में समझे तो देख, नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक है, इस नाभिक में ऐसे इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए।
तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जो ऐसे बाउंडेड स्टेट में रख रही है वह है एनर्जी। जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को एक बद्ध अवस्था में बनाए रख रही है वह है ऊर्जा। जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को एक बद्ध अवस्था में बनाए रख रही है उस एनर्जी को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी स्क्वायर जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है द्रव्यमान क्षति पर निर्भर करती है। और द्रव्यमान क्षति आप लोगों को बताया कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ठीक है। तो नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा के आधार पर भी बताया जा सकता है। और ऑनसेगर नामक वैज्ञानिक की अलग कहानी आएगी, उसको समझाते हैं अब आप लोगों को। ऑनसेगर क्या बोलता है? ऑनसेगर बोलता है कि जो नाभिक का स्थायित्व होता है, ऑनसेगर नामक वैज्ञानिक क्या बोलता है, देखो ऑनसेगर क्या बोलता है कि जो नाभिक का स्थायित्व होता है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑनसेगर वैज्ञानिक क्या बोलता है, नाभिक का स्थायित्व नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है ये अपने पास कोई नाभिक है, क्या है, नाभिक। इस नाभिक का जो स्थायित्व है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसने बताया कि यदि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 है तो ऐसा नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है। क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी होता है। और दूसरी चीज, ऐसा नाभिक हल्का होता है। न कैसा होता है? हल्का नाभिक होता है। यदि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से तो अधिक और ऐसे नहीं, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात ध्यान से समझे 5 मिनट के लिए। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से अधिक व 1.6 से कम है तो ऐसा नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होता है। कैसा होता है? मध्यवर्ती स्थायी होता है, वह भारी होता है। मध्यवर्ती स्थायी वह भारी होता है। और इसने एक बात और बताई, यदि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.6 से अधिक है, 1.6 से अधिक है तो ऐसा नाभिक अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है और भारी होता है। अब देखो स्थायी नाभिक कौन से होते हैं और अस्थायी नाभिक कौन से होते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आई, एक तो स्थायी नाभिक और एक अस्थायी नाभिक। तो देखो स्थायी नाभिक क्या होता है और अस्थायी नाभिक क्या होता है। यदि किसी नाभिक पर हम लोगों ने विकिरणों को आपतित की, हमारे पास कोई नाभिक है, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास कोई नाभिक है और इस नाभिक पर हम लोगों ने विकिरणों को आपतित की, ऐसे यानी कि विकिरणों को आपतित की, और ये नाभिक विकिरणों को आपतित करने पर आसानी से टूट जाए। यदि किसी नाभिक पर हम लोगों ने विकिरणों को आपतित की और वो नाभिक आसानी से टूट जाए तो ऐसा नाभिक होता है अस्थायी नाभिक। कैसा नाभिक होता है? अस्थायी नाभिक होता है। यदि किसी नाभिक पर हम लोगों ने विकिरणों को आपतित की और वो नाभिक का स्वतः विखंडन न हो, यानी कि आसानी से नहीं टूटे। यदि किसी नाभिक पर हम लोगों ने विकिरणों को आपतित की और वो नाभिक आसानी से नहीं टूटे, वो नाभिक आसानी से नहीं टूटे तो ऐसे नाभिक को कहेंगे हम स्थायी नाभिक। क्या कहेंगे? स्थायी नाभिक। स्टेबल न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेबल न्यूक्लियस बोलेंगे। नहीं, ये सारी बातें कौन बता रहा है? ऑनसेगर नामक वैज्ञानिक बता रहा है। कौन बता रहा है? ऑनसेगर नामक वैज्ञानिक बता रहा है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 है तो ऐसा नाभिक कैसा नाभिक है? स्थायी नाभिक है। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से कम है तो ऐसा नाभिक भी अस्थायी नाभिक होता है। कैसा नाभिक होता है? अस्थायी नाभिक होता है। यदि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से कम है तो ऐसे नाभिक में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है।
ऐसे नाभिक में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नहीं, क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे नाभिक मिलकर एक मध्यवर्ती स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। दो छोटे नाभिक मिलकर एक मध्यवर्ती स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे यदि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से कम है तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोटॉन डीके रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन डीके रिएक्शन होती है। प्रोटॉन 6 अभिक्रिया होती है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूट्रॉन 6 अभिक्रिया, प्रोटॉन 6 अभिक्रिया। तो इसमें प्रोटॉन 6 अभिक्रिया होती है। अब प्रोटॉनों का 6 कैसे होता है तो ध्यान से समझो। न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। नहीं समझ में? प्रोटॉन होता है 1p1, इलेक्ट्रॉन होता है 0n1, और ये जो पॉजिट्रॉन होता है यानी इसको हम ऐसे दिखाते हैं बीटा +1 बीटा 0, क्योंकि बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। तो ये प्लस बीटा कण है, तो प्लस बीटा कण को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक ऐसा कण होता है न जिसका न तो कोई द्रव्यमान होता है, न इसकी बात करें इसका न तो कोई द्रव्यमान है, न इसका न तो कोई द्रव्यमान है, और न ही इस पर कोई आवेश होता है। यह एक एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, ऊर्जावान कण होता है। सिर्फ क्या होता है? ऊर्जावान कण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो बैलेंस कर लो अभिक्रिया को। यहाँ पे एक परमाणु क्रमांक है तो 0 + 1 कितना हो गया? 1। यहाँ पे 1 है तो 1 + 0 कितना हो गया? 1। तो ये होती है प्रोटॉन डीके रिएक्शन। प्रोटॉन डीके रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोटॉनों से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। एक्चुअली ये बात को समझो, ये जो नाभिक है इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है और न्यूट्रॉनों की संख्या कम है, तभी तो इसका अनुपात 1 से कम आ रहा है। यदि ऊपर वाली राशि बड़ी होती और नीचे वाली राशि छोटी होती तो इसका मान 1 से अधिक आता, लेकिन इसका मान 1 से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? नीचे वाली राशि बड़ी है, यानी कि इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है और न्यूट्रॉनों की संख्या कम है। अब ये नाभिक क्या करेगा? ये नाभिक स्थायी नाभिक का निर्माण करेगा। दुनिया में जो भी अस्थायी चीज़ है स्टेबल अवस्था में आने चाहती है। दुनिया में जितनी भी अस्थायी चीज़ें वो स्थायी अवस्था में आना चाहती है। अब ये क्या करता है? स्थायी अवस्था में आने के लिए प्रोटॉन डीके रिएक्शन करता है, प्रोटॉन 6 अभिक्रिया करता है। अब ये स्थायी कब होएगा? जब न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या तो कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो प्रोटॉन टूटकर न्यूट्रॉनों का निर्माण करेंगे और प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी और ये स्टेबल अवस्था में आ जाएगा, स्थायी अवस्था में आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। सेकेंड पढ़ते हैं, यदि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.6 से अधिक है तो ऐसे नाभिक में नाभिकीय विखंडन होता है। ये बड़ा भारी नाभिक होता है। ऐसे नाभिक में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन होता है। अब देख, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? नाभिकीय विखंडन के लिए हमें न्यूट्रॉन कण का होना आवश्यक है। जब नाभिक की हम न्यूट्रॉन कण से टक्कर करेंगे, किसी भारी नाभिक की, किसी अस्थायी भारी नाभिक की हम न्यूट्रॉन कण से टक्कर करवाएंगे तो क्या होगा? नाभिकीय विखंडन होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे 3 प्रक्रिया होती है। जब ऐसे नाभिक पर जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.6 से अधिक है और इस पर हम विकिरणों को आपतित करेंगे तो ये नाभिक टूटेगा। ये नाभिक टूटेगा और अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेगी। इससे क्या निकलेगी? अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलेगी। क्या निकलेगी? अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलेगी। क्या निकलेगी? अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलेगी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। और दूसरी चीज़, यदि नाभिक में, अब देखो इसका मान 1.6 से अधिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक है और प्रोटॉनों की संख्या कम है। जब हम इस पर विकिरणों को आपतित करेंगे
जब हम इस पर विकिरणों को आपतित करेंगे तो ये नाभिक टूटेगा, ये नाभिक टूटेगा और इसमें न्यूट्रॉन 6 अभिक्रिया संपन्न होगी। यहाँ पे तो प्रोटॉन डी की रिएक्शन हुई, यहाँ पर न्यूट्रॉन डी के रिएक्शन होगी। अब न्यूट्रॉन डी की रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझो। न्यूट्रॉन क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो का बार। न्यूट्रॉन क्या बनाता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो का बार, इसमें टूटता है। यह अभिक्रिया संपन्न होती है, यह अभिक्रिया संपन्न होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। खुला हुआ कोई साज हूँ मैं, यही नाराज हूँ मैं। अब देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो, जो ऑन सेगर नामक वैज्ञानिक था, ऑन सेगर वैज्ञानिक ने नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के बीच में एक ग्राफ खींचा। ऑन सेगर वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के बीच में एक ग्राफ खींचा। इस ग्राफ को ऑन सेगर चार्ट कहा जाता है। तो ग्राफ क्या है भाई, देखो ध्यान से समझते हुए चलना। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। नीचे क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान से समझना, 0 से स्टार्ट करना है ने, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। समान अंतराल लेना है, 0 से स्टार्ट करो, समान अंतराल लो। मैंने यहाँ पे 10-10 के पैमाने लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये पूरा 90। अब नीचे यहाँ पे 10-10 के पैमाने लिए, तो नीचे भी 10-10 के पैमाने, यहाँ तक 90 तक, तो नीचे भी 90 तक लो। यहाँ आपने 100 तक लिया तो नीचे भी 100 तक लो। यहाँ पे आप लोगों ने 200 तक लिया है तो यहाँ पर भी आप लोग 200 तक लो। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 90। अब यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच,
मतलब सारी आवाज़ यहाँ आ रही, निकाल। यहाँ पे ऐसे, तो ये हम लोगों ने चित्र बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। जैसे अपन वो लेते हैं ना y बराबर mx, है ना, y बराबर mx, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 10, दोनों कहाँ पे हैं, इस बिंदु पे। यहाँ पे 20 से लेना है, इस पर भी 20, यहाँ पे 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पे 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर 50, तो इस साइड से भी 50, यहाँ पे 60, तो यहाँ पर भी 60, यहाँ से 70, तो यहाँ से भी 70, यहाँ से 80, तो यहाँ से 80 और आगे 90। और क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये खींच दी, यानी ये जो डॉट 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 बिंदु है, इन बिंदु पर जो नाभिक आते हैं वो नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इन बिंदुओं पर जो नाभिक आते हैं वो सर्वाधिक स्थायी नाभिक होते हैं। यार सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, अभी बताया, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 है तो ऐसा नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है। ये कौन बता रहा था, ओनसेगर तो बता रहा था। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या देखो, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 10 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 10, तो ये नाभिक सर्वाधिक स्थायी। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 20, न्यूट्रॉनों की संख्या 20, तो भी सर्वाधिक स्थायी नाभिक। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 30, प्रोटॉनों की संख्या 30, तो सर्वाधिक स्थायी नाभिक। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या समान है तो सर्वाधिक स्थायी नाभिक। बस इसको हमने चित्र पे बताया। यहाँ पे एक से खींच सकते हो, जैसे यहाँ इस साइड से भी हम ऐसे खींच सकते हैं। देखो जब आप यानी कि सही बनाओगे ना फिस्टे से तो सही बनेगा, ये बिल्कुल सीधा आएगा। ये तो इन डॉट डॉट बिंदुओं पर जो नाभिक होते हैं, ऐसे नाभिक सबसे अधिक स्थायी नाभिक होते हैं। ठीक है, इन डॉट डॉट बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदुओं पर जो नाभिक होते हैं वो कम स्थायी नाभिक होते हैं। इन डॉट डॉट बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदुओं पर जो नाभिक आते हैं, सपोज यहाँ पर कोई नाभिक है या यहाँ पर कोई नाभिक है, तो ऐसा नाभिक अस्थायी नाभिक होगा या मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होगा, या तो वो अस्थायी नाभिक होगा या मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होता। यही ओनसेगर नामक वैज्ञानिक ने बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर बनता है। बाकी जय हिंद साथियों।